हे वेलकम वाट्सअप। तो कैसे हो यार। शुरुआत किया था हमने हाइड्रोजन की एनसीईआरटी को हाईलाइट करने। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वाटर के पहले से लेकर वाटर के पहले जितना भी है हाइड्रोजन को लेके कुछ ट्रिक्स भी देखी थी, जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर्स वगैरह। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर, और वाटर ख़त्म भी करेंगे। तो देखते हैं पानी। तो ठीक है यार, हाइड्राइड्स वगैरह यार लास्ट वाले लेक्चर में हाइड्राइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आज तो हम वाटर पढ़ ही रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाटर। ए मेजर रोल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वाटर। यार जाहिर सी बात है, कुछ कहा भी गया है ना, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चोन। एक सेकेंड यार, 99% वाटर होने के बावजूद भी देखो बॉटल में तो बिक रहा है ना। सोचो आगे। ह्यूमन बॉडी हैज 65% एंड सम प्लांट हैव एज मच 95% वाटर। ह्यूमन 5 वाला क्वेश्चन जी मेंस में आया है, इमेजिन नहीं करोगे, और ऑप्शन में था 65, 70, 80 और 90। भाई कसम से, ये लिटरली जब मैंने पहली बार किया था तो मैंने 80 लगाया था, और आंसर क्या था? आंसर था तुम्हारा एनसीईआरटी वाला 65। तो सोच लो यार, जे में आया था ये वाला क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक की यही खासियत है, पता नहीं चलेगा कहाँ से, लेकिन क्वेश्चन आया रहेगा। इट इज अ क्रूशियल कंपाउंड फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है यार, सबके लिए पानी चाहिए। ओके। इट इज अ सॉल्वेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अच्छा वाला सॉल्वेंट है, पता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म। हाँ पता है यार, कहीं बर्फ कहीं ज़्यादा। ये देखो, ओशन में कितना 97%, सेलाइन लेक में इतना, पोलर आइस में इतना, ग्राउंड वाटर इतना, लेक्स में इतना, सॉइल मॉइस्चर इतना, रिवर में इतना। तो बस यार, ठीक है आगे देखते हैं। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर कलरलेस है, टेस्टलेस है। सच में हमें तो नमकीन आता है, अब वो नमक के कारण आता है। इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी आर गिवन इन टेबल 9.3, आगे मिलेगा। विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैवी वाटर, वाटर की भी हैवी वाटर की भी, डोंट वरी। द अनयूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इन द कंडेंस्ड फेज आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार देखो, आगे बढ़ते हैं ना, आगे देखते हैं कौन सा न्यूट्रल प्रॉपर्टी है। दिस लीड्स टू हाई फ्रीजिंग पॉइंट। हाई फ्रीजिंग पॉइंट किसकी वजह से यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई फ्रीजिंग पॉइंट किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई मेल्टिंग पॉइंट किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाई हीट ऑफ फ्यूजन किस वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एज कंपेयर टू H2S एंड H2E, H2SE। इसी साल क्वेश्चन आया था ना नीट में, इसी साल आया था ना, 2022 चल रहा था। हाँ, 2022 में क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। मेरा गलत हो गया था, बहुत दुख की बात है, बट हाँ गलत हो गया था। इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड, वाटर एज अ हायर स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मूवमेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर के पास अदर लिक्विड से यार स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है। रीजन क्या है यार? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दीज प्रॉपर्टीज आर अलाउड टू प्ले वाटर, अरे मतलब बायोस्फीयर में वाटर को एक इंपॉर्टेंट रोल दे देता है। और क्या, ये क्या हो रहा है? ठीक है। अब देखो यार, क्रूशियल वाली बात, मॉलिक्यूलर मास D2O का ज़्यादा होगा। अब मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होगा, एंथैल सब कुछ ज़्यादा होगा, फॉर्मेशन भी ज़्यादा, वेपराइजेशन भी ज़्यादा। और ये देखो, टेम्परेचर, डेंसिटी भी ज़्यादा, ठीक है। विस्कोसिटी भी ज़्यादा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है? ये वाला इंपॉर्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉर्मल वाटर का ज़्यादा, नॉर्मल वाटर का ज़्यादा। ओके। तो ऐसा होता है कि याद रख लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्पेलिंग गलत है, चलो सही होगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज़्यादा? नॉर्मल वाटर का। बाकी सब कुछ हैवी वाटर का। आगे पढ़ते हैं यार, अपना येलो कलर। चलो, the high heat of vaporization and heat capacity are responsible for moderation of the climate and body temperature of living. It is excellent solvent for transportation of ions and molecule required for plant and animal metabolism. यार यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, ठीक है ना। Due to hydrogen bonding,
with polar molecule, even covalent compound like alcohol and carbohydrate dissolve in water. देखो 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 देखो, तुमने सुना होगा कि पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन वाटर, नॉन पोलर। देखो, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट कंपाउंड भी घुल जाते हैं वाटर में। क्यों, किसकी वजह से? जबकि वाटर तो आयनिक होता है, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है सर्सन रीजन में, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। रीजन दे देगा कि वाटर इज आयनिक कंपाउंड बट एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। तो अब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो गलत है, लेकिन अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी तो सही है, तो यहाँ पे असर्शन रीजन हम अच्छा बना सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। वही तो यार एनसीईआरटी की खासियत है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आने लाइक पॉइंट मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर से। इन गैस फेज वाटर इज बेंट मॉलिक्यूल, आ भी चुका है। बॉन्ड एंगल 104.5 आ भी चुका है। ओएच बॉन्ड लेंथ इतना होती है एज सोन इन फिगर, ओएच बॉन्ड लेंथ और एंगल 104। ओके, ठीक है भैया। और ये है कौन सा मॉलिक्यूल? वाटर का बेंट स्ट्रक्चर। बेंट स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है यार, ये बेंट स्ट्रक्चर है और ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ओके, आगे देखो, इट्स ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर में दिखा रहा है यार। इन द लिक्विड फेज वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ यार, तुमने देखा है पानी में पानी पानी अलग तो कर नहीं सकते। एक शायरी थी, मेरे दोस्त ने सुनाई थी, वैसे पढ़ रहे हैं लेकिन शायरी देख लेते हैं। शायरी ये थी, कितना मुश्किल है, हाँ कितना मुश्किल है पानी से पानी पे पानी लिखना। कितना मुश्किल है पानी से पानी पे पानी लिखना, वैसे उतनी ही मुश्किल है मोहब्बत की कहानी लिखना। आउट ऑफ सिलेबस है बट अच्छा था ना। वैसे बताना कैसा है। द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज आइस। ओके, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल फॉर्म। इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन मैं मार्क कर दे रहा हूँ। और जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और टेलीग्राम का नाम क्या यार? TRIXPEDIA, ट्रिक्सपीडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे? हेक्सागोनल के फॉर्म में, बट एट वेरी लो टेम्परेचर इट कंटेंस इन क्यूबिक फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यार, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, आगे देखो, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तभी तो यार पानी में देखो बर्फ तैरती रहती है, तैरती रहती है, ठीक है ना। तो डेंसिटी कम होगी तभी तैरेगी। देयरफॉर एन आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर, बस वही तो लिखा है। इन विंटर सीजन ice formed on the surface of lake provide thermal insulation which ensure the survival of aquatic life। यहाँ से असर्शन रीजन बना सकते हैं, और कैसा बना सकते हैं तुम मुझे बताओ। ओके, दिस इज फैक्ट ग्रेट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, आगे देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आइस इंपॉर्टेंट, आईआईटी में आ चुका है, और मैं बता दूं कब आया है, आईआईटी 2008 में आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे आके। आ जाओ एक सेकेंड, बस बस बस। ओके, आइस हैज हाईली ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर एज सोन। दिख रहा है यार, ठीक है ना, 3D। और ये पता कैसे चला यार? एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा से। सो ईच ऑक्सीजन, अब यहाँ तक आईआईटी का क्वेश्चन था, यहाँ तक आईआईटी का क्वेश्चन था। अब यहाँ से कौन सा किसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा? एम्स का, और एम्स में 2 बार आया क्वेश्चन स्टार्ट होगा। हाईलाइट कर देता हूँ। ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाई 4 ऑक्सीजन एटम। जो एक ऑक्सीजन एटम होता है वो 4 ऑक्सीजन एटम से सराउंड होता है, आ चुका है एम्स में। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग gives ice a rather open type structure with wide holes। ओके, समझ आ रहा है ना कि मैं पूरा हिंदी करता हूँ। These holes can hold some other molecule of appropriate size interstitially। इसका मतलब क्या होता है यार? इसका मतलब ये देखो यार, एक सेकेंड, हाँ देखो, अब जैसे ये है तो ये है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे तुम्हारे होल बन गए। तो होल में क्या हो सकता है? ये जो होल है, इस होल में छोटे छोटे ऐसे 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 छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी हम ऐसे डाल सकते हैं। ओके, आ जाओ आगे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर।
तो वाटर की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है यार हार्डनेस ऑफ वाटर, वहाँ पे जाकर हम और फोकस करेंगे। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में क्या है, वाटर रिएक्ट विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, सम ऑफ इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज गिवन बिलो। ठीक है, आगे देख लो यार। एटमॉस्फेरिक नेचर, इट इज एबिलिटी टू एक्ट एज एसिड एज वेल बेस। एम्फोटेरिक लिखा है, एटमॉस्फेरिक नहीं लिखा, सॉरी, एम्फोटेरिक नेचर। तो इट हैज एबिलिटी टू एक्ट बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस, मतलब सॉरी क्या कह रहा हूँ यार मैं, रिलैक्स, हाँ बेस। इट बिहेव एज एन एटमॉस्फेयर, सॉरी यार, एम्फोटेरिक सब्सटेंस इन ब्रॉन्स्टन सेंस, it an acid with NH3, it act as Lewis base। ओके, आगे देखो। तो वाटर अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इन द ब्रॉन्स्टन सेंस, ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग, जब आने की इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तब पता चलेगा। इट एक्ट एज एन एसिड, जब ये NH3 से रिएक्शन करता है तो ये कैसे एक्ट करता है यार, एसिड के जैसे। और आगे देखो, और एंड अ बेस विथ H2S, और जब H2S के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे करता है, बेस के जैसे। अब क्वेश्चन आ सकता है तुमसे, नीट में पूछेगा कि वाटर इन द फॉलोइंग रिएक्शन वाटर एक्ट एज, ऑप्शन दे देगा, मान लो ये वाली रिएक्शन दे दिया तुमसे, अब ऑप्शन दे देगा एसिड, और दूसरा ऑप्शन दे देगा बेस, तीसरा ऑप्शन दे देगा साल्ट, चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ देम। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको दे देगा तो बेस। तो यार देखने से ये पता चल जाएगा ना कि एनसीईआरटी तुम्हारी रीड हो रही है, साथ साथ एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आ रही, वो भी तुम्हारी हो रही है, और क्या है कि तुम्हें क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, साथ में नीट IIT JEE मेंस के PYQ भी कवर हो रहे हैं। तो देखो आगे, द ऑटोप्रोटोलिसिस या फिर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, कैसे होता है, H2O में H2O की रिएक्शन किया तो H3O प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो यार, एक नया टर्म आ रहा है, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। जिसको पता है वो बताओ कमेंट करके कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, और जिसको नहीं पता है सब्र करो, आने के इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ओके, आ जाओ। रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, तो क्या है, वाटर कैन बी इजिली रिड्यूस टू डाई हाइड्रोजन बाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। तो कैसे यार, 2H2O प्लस सोडियम की रिएक्शन के साथ बन गया NaOH और साथ में रिलीज हो गया हाइड्रोजन गैस। ऊपर तो पढ़ा था ना सेम चीज़। इट इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर ग्रेट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन है ही यार, पानी हर जगह अवेलेबल है। तो वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है यार, कहाँ पे आ चुका है यार, PYQ में स्टेटमेंट फॉर्म में आया था, 4 स्टेटमेंट पूछे थे, उसमें से एक ये वाला था। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये तो यार तुम्हें तो पता ही होगा ना यार, ये तो पूरा फोटोसिंथेसिस पढ़ी यार। विथ फ्लोरीन आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू O2। देखो यार, फ्लोरीन के साथ भी वाटर क्या होता है यार, ऑक्सीडाइज होता है। ओके यार, येलो वाले कलर की बात ही अलग है, देखो। ओके, तो वाटर फ्लोरीन के साथ भी ऑक्सीडाइज होता है, वाटर उसके साथ भी ऑक्सीडाइज होता है। ओके, आगे। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, it is a very strong hydrating tendency, it dissolve many ionic compound, however certain covalent compound and some ionic compound are hydrolyzed in water। तो आयनिक को भी कर देता है, कोवेलेंट को भी कर देता है। रीजन क्या है, रीजन है तुम्हारा वेरी स्ट्रांग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, जिसका रीजन है बहुत ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो अब देखो यार, ये रिएक्शन है तुम्हारा और रिएक्शन नहीं तुम्हारा। ओके, तो यहाँ पे H3PO4 बन गया, यहाँ पे 4HCl बन गया। आगे समझ आ रहा है ना, आगे 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 एक रिएक्शन है यार, इसे भी देख लो यार, देखना है क्या है। तो अब आगे देखो, हाइड्रेट फॉर्मेशन। हाइड्रेट्स क्या होता है यार, हाइड्रेट्स मतलब साथ में वाटर को कैरी करना, एज कैरी बैक, जैसे वो तुम्हें कैरी करके ले जाती है, मतलब मुझे ले जाती है। फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन मेनी साल्ट्स कैन बी क्रिस्टलाइज एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, सच एन एसोसिएशन ऑफ वाटर इज ऑफ डिफरेंट टाइप। मैंने बोला ना कि साथ में लटका के ले जाना हाइड्रेट फॉर्मेशन कहलाता है। आप गलत जगह पे नहीं, गलत चीज़ें नहीं सोचनी है। यू आर गुड स्टूडेंट, मतलब मेरे स्टूडेंट हो, मैं तो अच्छा हूँ। तो पहला कोऑर्डिनेटेड वाटर, कोऑर्डिनेटेड वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर और हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। ओके, तो आगे देखते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर कैसे यार, एक सेकंड क्या हो रहा है, हाँ चलो।
तो कोऑर्डिनेटेड वाटर मतलब वाटर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस वाली डिब्बी के अंदर होता है। ओके। इंटरस्टिशियल वाटर यार, वाटर साथ में रहे डॉट के फॉर्म में हो जाए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर यार, हाइड्रोजन तो पानी की टेंडेंसी है। तो ये देखो ऐसे हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IIT जेई नीट और तुम्हारे टेस्ट सब में आया हुआ क्वेश्चन, रगड़ रगड़ के आया है। क्वेश्चन क्या है? सॉरी, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन CuSO4.5H2O? CuSO4.5H2O में कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर हैं? तो ओनली वन वाटर मॉलिक्यूल विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट के बाहर है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बाकी जो अंदर है वो कोऑर्डिनेटेड वाटर है। क्या है? कोऑर्डिनेटेड वाटर है। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हर साल सवाल आता है। तो देखो, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके यार, इट डिजॉल्व मेनी साल्ट्स, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यार देखो यार, पानी है वो सबको साथ लेके चलता है, तुम उसको कितने भी घाव दो वो साथ लेके चलता है। ओके। तो ऐसे इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम साल्ट, कैल्शियम साल्ट सब मिल जाते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट सब कुछ, क्लोराइड, सल्फेट। तो अब जब ये सब घुल जाते हैं तो पानी कैसे कहलाता है? हार्ड वाटर। जैसे होता है ना कि तुम सबके सामने दिखाते हो तुम सख्त हो, मतलब हार्ड हो, तुम्हारा बिहेवियर हार्ड है, बट अंदर से तुम सॉफ्ट हो, तुम्हें पता होता है। हर किसी के सामने हर किसी का अलग अलग बिहेवियर। ओके। तो आगे, नॉट क्यों हार्ड वाटर किसे कहते हैं यार? जो कि साबुन के साथ झाग ना दे, हार्ड वाटर। बढ़िया बात है। वाटर फ्री फ्रॉम सोल्यूबल साल्ट, जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। ऐसा वाटर यार जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड ना मिले हों, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंपाउंड ना मिले और पानी के साथ झाग दे, उसे क्या बोलते हैं? सॉफ्ट वाटर। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना। इट गिव्स लेदर विथ सोप इजली, बोल दिया मैंने पहले यार। तो आगे आगे क्या है? हार्ड वाटर फॉर्म स्कम प्रेसिपिटेट विथ सोप। तो हार्ड वाटर सोप के साथ क्या बनाता है यार? स्कम बनाता है। क्या बनाता है? स्कम। स्कम क्या है? स्कम कुछ नहीं है ना, स्कम तुम्हारा क्या है? स्कम सिर्फ प्रेसिपिटेट को स्कम बोलते हैं, प्रेसिपिटेट को स्कम बोलते हैं। सोप कंटेनिंग सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सिट्रेट क्या यार? सिट्रेट सिट्रेट यार C17H35 COOH को सिट्रेट सिट्रेट बोलते हैं, सिट्रिक एसिड बोलते हैं। इसके बाद 17 कार्बन है, कितने? सॉरी 18 कार्बन है, कितने? 18। तो हम ये याद कर लेंगे, डोंट वरी। कैसे? ये हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री रेड लैब में। ओके, जल्दी लेक्चर आने वाला है। तो C17H, तो ये तुम्हारा साबुन होता है, ये तुम्हारा साबुन होता है। साबुन में डाईवैलेंट M2+ मतलब कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है। इसके साथ रिएक्ट करके ऐसे बन जाता है, और ये जो बन जाता है ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं यार? स्कम बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। और तुम्हें समझ आता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? समझ आ रहा है? ये तुम्हें फेवरेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक्चुअली अगर तुम यार बस से ट्रैवल करते हुए जा रहे हो तो जिससे तुम ऑन करके देखते हुए जा सकते हो, तो तुम्हारा साथ में ट्रैवलिंग टाइम में तुम्हारा NCERT हाईलाइट हो रहा है, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सोते वक्त ऑन करके देख लो यार, पढ़ने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, NCERT की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, NCERT केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इससे जो टाइम तुम नहीं पढ़ सकते उस टाइम में भी यूज हो सकता है। बाकी 3 से 4 बार 5 बार कर लोगे यार तो सारी की सारी चीज़ें खुद ही माइंड से जाएगी। एक बार नोट्स बना लोगे, हाईलाइट पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लोगे, सब कुछ आता जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, कितना बताना पड़ता है यार तुम्हें। इट इज़ देयर फॉर अनसुटेबल फॉर लॉन्ड्री। अगर झाग नहीं बनेगा तो कपड़ा धुलने वाला क्या करेगा यार? धोबी क्या करेगा? इट इज़ हार्मफुल फॉर ब्रॉयलर्स बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केल। यार तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारे पास केटल होगी, इलेक्ट्रिक वाली केटल, या फिर गांव में हो तुम, तुम्हारे पास बाल्टी है, तो तुम देखोगे क्या कि बाल्टी जो होती है ना, बाल्टी में चारों तरफ ऐसे वाइट लेयर बन जाती है जो कि छूटती नहीं है। तो वो क्या होती है? वो स्कम होती है। अगर तुम्हारे पास केटल है, तुम देखोगे तुम्हारे केटल में नीचे स्कम पड़ी होगी। ओके, ये वाला कलर लेता हूँ, सोडा लग रहा है। दिस रिड्यूस इफिशियंसी ऑफ बॉयलर। तो अब बर्तन, बॉयलर क्या है? बॉयलर बर्तन है यार, तो जिसमें बॉयल करते हैं तो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज टू टाइप, टेम्परेरी
हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस, जैसे गर्लफ्रेंड दो टाइप की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से। ओके, देख लेना। ओके यार, आगे बढ़ते हैं। तो बॉइलिंग, ड्यूरिंग बॉइलिंग द सोल्यूबल MgHCO3 का होल ट्वाइस इज कन्वर्टेड टू इनसोल्यूबल MgOH का होल ट्वाइस। ये किसमें चेंज हो रहा है? MgOH का होल ट्वाइस। ओके, और जो तुम्हारा कैल्शियम, एक सेकेंड कलर बदल लेते हैं, और जो तुम्हारा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होता है ये तुम्हारा बनता है किसमें? CaCO3 में। इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, और गारंटी के साथ जेईई मेंस में ये क्वेश्चन आया है। देखो 2 बार आया है, कितनी बार? 2 बार। MgOH मतलब मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट किसमें चेंज होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किसमें चेंज हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज है, देख लेना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कैसे याद कर लो, देवदास मूवी का एक डायलॉग है, हाय हम पे ये किसने हरा रंग डाला मार डाला। तो मतलब हरा रंग डाला मार डाला, तो मैग्नीशियम का हरा मतलब हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बाकी कैल्शियम का कार्बोनेट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। इट इज बिकॉज ऑफ हायर सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ MgOH का होल ट्वाइस एज कंपेयर टू MgCO3। ये तो बनता है याद करने का, लेकिन असर्शन अगर ये है, असर्शन अगर ये है तो रीजन क्या होगा? रीजन ये होगा MgOH के होल ट्वाइस जो होता है इसका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हाई होता है किसके कंपेयर में? MgCO3 का होल ट्वाइस के कंपेयर में। तो इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन यहाँ से बन सकता है। ओके, तो फिर इसलिए MgOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट हो जाता है। दीज प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, अभी हम साफ कर लेंगे, हम आप चिंता मत करो। फिल्ट्रेशन दस ऑब्टेन्ड विद सॉफ्ट वाटर। कौन सा तुम्हें काम करना है? तुम्हें तो नीट निकालना है ना, तो पढ़ो असर्शन रीजन कहाँ से बन रहा है, और जेईई वाला है, PYQ है, तो मेरे साथ पढ़ते रहो और साथ में नीट और जेईई दोनों के PYQ करते रहो। अगर ना भी करोगे तो मैं तो करा ही दे रहा हूँ। अगला मेथड यार, क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या यूज हो रहा है? COH का होल ट्वाइस। इन दिस मेथड कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ लाइम, क्या? लाइम। तो COH का होल ट्वाइस का दूसरा नाम क्या है यार? इसका दूसरा नाम क्या है? लाइम। ओके, डोंट वरी, आगे पढ़ेंगे ना इस ब्लॉक में। तो लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर, इट प्रेसिपिटेट आउट कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विथ फिल्टर्ड ऑफ। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे भी यार, यहाँ पे क्या हुआ? मैग्नीशियम वाला यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाय हम पे ये किसने हरा रंग डाला माल डाला, और कैल्शियम क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके यार, तो थोड़ी मैं फेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हार्डनेस ऑफ वाटर, वहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड किया था, यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हार्डनेस ऑफ वाटर जो है, लेक्चर ज़्यादा लेंथ नहीं हो रहा है ना यार। हार्डनेस ऑफ वाटर जो है 2 टाइप की होती है, एक टेम्परेरी और दूसरी क्या है? समझ लो यार, परमानेंट लिखा है। तो टेम्परेरी किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मतलब HCO3, वो समझ लेना। अब मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ कि अब तुम्हें वो भी चाहिए सब कुछ साइन वगैरह। इसके लिए 2 मेथड दिया है यार, एक बॉइलिंग का और एक क्लार्क मेथड। तो क्लार्क मेथड में हम क्या करते हैं यार? क्लार्क मेथड में हम लाइम डालते हैं, और लाइम का फार्मूला क्या होता है यार? CaOH का होल ट्वाइस। ओके, लाइम का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। याद रखने वाली क्या बात है यार कि देवदास मूवी का डायलॉग, हाय हम पे किसने हरा रंग डाला मार डाला, जेईई मेंस का आया क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम वाला बाइकार्बोनेट होता है वो MgOH के होल ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। और रीजन क्या है यार? इसका रीजन है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट असर्शन रीजन अगर बनता है तो। और कैल्शियम कैसे होता है यार? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, वो सब देख लेना यार, वो साइन वगैरह देख लेना, मतलब बैलेंस कर लेना, मुझे टाइम पे बैलेंस करना है ना। तो परमानेंट हार्डनेस, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट यार। तो क्लोराइड और सल्फेट जब आएगा तो परमानेंट, और बाइकार्बोनेट आएगा तो ठीक है। तो परमानेंट हार्डनेस इज नॉट रिमूव्ड बाय बॉइलिंग,
ठीक है यार। परमानेंट गर्लफ्रेंड जो होती है ना, जो यार जो टेम्परेरी गर्लफ्रेंड होती है वो घड़ी देख के या थोड़ा सा उबल के भाग जाती है। तो ऐसे आजकल वो टेम्परेरी हार्डनेस, घड़ी मतलब क्लॉक मतलब क्लार्क मेथड, और थोड़ा सा गुस्से में उबल के मतलब बॉयलिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। परमानेंट जो गर्लफ्रेंड होती है या बॉयफ्रेंड होता है, ठीक है, जो परमानेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, यार आने दो, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है आने दो, ठीक है ना। तो वो मतलब बॉयलिंग से ख़त्म नहीं होता। इट कैन बी रिमूव बाई फॉलोइंग मेथड। कौन कौन से मेथड यार? नंबर एक, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा। यार कितना भी परमानेंट हो, निरमा डालने सब धुल जाता है। दूसरा, कैलकॉन मेथड, ठीक है। तीसरा, आयन एक्सचेंज मेथड। और चौथा, सिंथेटिक रेजिन मेथड। सिंथेटिक रेजिन मेथड, ओके यार। तो हम यार इतना ही लिख लेते हैं वहाँ पे पहले अपने। इसको छोटा कर देता हूँ, एक सेकेंड। हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मार ही डाला। हाँ यार, तो परमानेंट पढ़ रहे थे। तो परमानेंट में क्या है यार? परमानेंट में किसकी वजह से होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। ओके भैया, ठीक है ठीक है। क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इसको चार मेथड है। पहला, बॉइलिंग से नहीं ख़त्म होती, परमानेंट गर्लफ्रेंड है भैया। और दूसरा, वॉशिंग सोडा यार, निरमा डालने से तो अच्छे अच्छे धुल जाते हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है, वॉशिंग सोडा। और दूसरा, कैलगॉन मेथड, कैलगॉन मेथड। तीसरा, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज। और चौथा, परम्यूटेट। स्पेलिंग वगैरह मत देखा करो मेरी, ठीक है ना। परम्यूटेट मेथड, या फिर इसी को कहते हैं जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड, ओके। ये याद रख लो। बाकी मैंने इतना टेबल बना दिया, बाकी अपने से करना आगे का, ठीक है। वॉशिंग सोडा रिएक्ट विथ सोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सल्फेट इन हार्डनेस ऑफ वाटर फॉर इनसोल्यूबल कार्बोनेट। यहाँ पे MCl2 था यार, मैंने निरमा डाल दिया। तो यार देखो, MCl2 और Na2CO3, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और साथ में इधर NaCl बन जाएगा, और यहाँ पे MgCO3 या CaCO3 के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। सल्फेट सेम सीन यार, ऐसे ही। अब आओ देखो, कहते हैं कैलकॉन मेथड। कैलकॉन मेथड क्या है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6PO6 का 18 फार्मूला पूछा जा चुका है, फार्मूला पूछा जा चुका है PYQ में, ओके। तो कैलकॉन क्या होता है, आगे देखो। कॉमर्शली कॉल्ड कैलकॉन व्हेन एडेड टू हार्ड वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कौन सी रिएक्शन होती है हम भी देख लें। कैलकॉन, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, Na2PO3 का 6, ओके। मैंने कैसे याद किया था? मैंने ऐसे याद किया था, बेटा रास्ता नाप लो, और कितनी बार? 3 बार, नापो 3 का 6, ओके। तो आगे मतलब ठीक है इससे। और तो सोडियम अलग हो गया, और ये प्रेसिपिटेट हो गया मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ, तो वाटर तुम्हारा सॉफ्ट हो गया। तो जो M2+ था, आगे जाके फिर से रिएक्शन करेगा, और ऐसे बन जाएगा Na2MP6O18। देख लो, हार्ड सा बन रहा है। द कॉम्प्लेक्स आयन कीप्स Mg2+ एंड Ca2+ आयंस इन सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन में रह जाता है। आगे देखो यार, अब आयन एक्सचेंज वाला मेथड, आयन एक्सचेंज वाला मेथड देखो, बहुत ज़्यादा याद नहीं हो रहा तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 बार तुम अपना देखते रहोगे, देखते रहोगे, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा, ओके। तो दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड जियोलाइट या परम्यूटेट मेथड। एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया था क्या? एक सेकंड यार, एक सेकंड, सॉरी सॉरी। आयन एक्सचेंज को ही बोलते हैं परम्यूटेट मेथड या जियोलाइट मेथड। अगला है सिंथेटिक सिंथेटिक रेजिन मेथड, लास्ट ये है, ओके, सही है, ठीक है। तो आयन आयन एक्सचेंज क्या? तो ठीक है, इतना हो गया। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इज जियोलाइट या परम्यूटेट। तो यहाँ से याद करने वाली बात है कि हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को ही बोलते हैं जियोलाइट, NaLCO4, ठीक है, ओके। तो ये देख लेना, हाईलाइट कर देता हूँ अच्छे से, ओके ठीक है। चलो, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी
सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसका फार्मूला रहता है NaLSiO4, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, देख लो क्या बोलते हैं, कैन रिटेन एज NaZ। तो AlSiO4 का हमने Z मान लिया और हम लिख सकते हैं NaZ। व्हेन दिस एडेड टू हार्ड वाटर एक्सचेंज रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसीलिए इसे बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड या परमाणु मेथड। अब जियोलाइट मेथड, वो तो जियोलाइट के जैसे। तो NaZ M2 प्लस के साथ रिएक्शन करके MZ2 बनाता है और साथ में यहाँ पे 2Na प्लस बना देता है। और यहाँ पे M क्या है यार, मैग्नीशियम कैल्शियम। तो परम्यूटेड हेजियोलाइट इज सेड टू बी एग्जॉस्टेड, परम्यूटेड खत्म हो जाता है व्हेन ऑल सोडियम इज यूज्ड अप, ठीक है। इट इज रीजनरेटेड फॉर फर्दर बाय ट्रीटिंग विथ एन एक्वस मीडियम इन सोडियम क्लोराइड। यार ये बात है ना कि जो तुम्हारा परम्यूटेड मेथड इसमें सोडियम का ही तो काम कर रहा है। जब सारा सोडियम तुम्हारा खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो ये क्या नाम है, इसे हम रीजनरेट कर सकते हैं। और रीजनरेट कैसे करते हैं यार, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा के। तो ये भी देख लेना इम्पोर्टेंट, ओके। और देखो यार, मैं यहाँ पे तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा भैया क्या पढ़ा रहे हो, कैसी बातें करते रहते हो, तो यार बात यह ना, यहाँ पे NCERT की बार बार रीडिंग करनी है। बार बार रीडिंग करने से तुम्हें चीज़ें रिकॉल होगी। इनऑर्गेनिक ऐसे याद होती है बार बार रिकॉल करके, ओके। अगर तुम्हें समझाने के लिए चाहिए तो मुझे बताओ, मैं समझाऊँगा भाई अलग से। Nowadays, hard water is softened using synthetic cation exchanger से, ठीक है ना। दिस मेथड इज मोर इफिशियंट देन जियोलाइट, ओके भैया। cation exchange resin contain large organic molecule with SO3H groups are water soluble, ठीक है। आयन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, cation एक्सचेंज कैसे जाता है यार, SO3H के फॉर्म में। किसके, SO3H के फॉर्म में। आया क्वेश्चन कहाँ पे, जे मेंस में। तुम कहोगे भैया यार नीट की तैयारी करते हैं बार बार जे रगड़ते रहते हो। यार इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में जो जे मेंस के क्वेश्चन होते हैं, नीट के क्वेश्चन होते हैं, आपस में मतलब रिपीट होते रहते हैं। तो आयन एक्सचेंज रेजिन RSO3H इज एक्सचेंज टू RNA, केटायन को किससे, SO3H के साथ, exchange with NaCl. The resin exchange sodium ion with calcium magnesium ion present in hard water to make soft water, ठीक है भैया। अंग्रेजी समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, आगे देखो। Here R is resin anion, जो R है यहाँ पर रेजिन एनायन है, तो RNA में मैग्नीस M2 प्लस के साथ रिएक्शन कर दिया तो यहाँ पे R2M बन गया और साथ में तुम्हारा Na प्लस अलग हो गया। तो आगे देखो, द रेजिन कैन बी रीजनरेटेड बाई एडिंग सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे भी रेजिन को सोडियम क्लोराइड रीजनरेट। तो द रेजिन कैन बी, ये हो चुका था हमारा। आगे क्या है, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर, मतलब डीआयनाइज्ड या डीमिनरलाइज्ड, आयन नहीं होंगे तो मिनरल कहाँ से होंगे। फ्रॉम ऑल सोल्यूबल मिनरल साल्ट इज ऑब्टेन्ड बाई पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू अ केटायन एक्सचेंज और उसके बाद एनायन एक्सचेंज, ओके। पहले इसमें केटायन एक्सचेंज करते हैं फिर एनायन एक्सचेंज करते हैं, ऐसे करके सारे मिनरल आयन सब गायब हो जाते हैं, ओके। इन दिस केटायन एक्सचेंज प्रोसेस H प्लस एक्सचेंज हाइड्रोजन, मतलब H प्लस एक्सचेंज जो करता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर केटायन प्रेजेंट इन वाटर, मतलब H प्लस सबको रिप्लेस कर देता है। द प्रोसेस रिजल्ट इन प्रोटॉन रिलीज एंड दस मेक्स इन वाटर स्टिक। अब यार केटायन, अब सवाल बन सकता है केटायन एक्सचेंज के पास बाद प्रोटॉन रिलीज होता है और जब H प्लस रिलीज हो गया तो वाटर कैसा हो जाएगा, स्टिक। इन द एनायन एक्सचेंज प्रोसेस OH एक्सचेंज हो जाएगा। और OH किसे एक्सचेंज करता है यार, OH किसे एक्सचेंज करता है, OH एक्सचेंज क्लोराइड, मतलब क्लोरीन और सल्फेट ETC सबको, और प्रेजेंट इन वाटर जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। OH आयन दस लिबरेटेड न्यूट्रलाइज H प्लस, और इसके बाद जब OH आयन रिलीज होता है तो वो H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देता है और आखिरी में जो वाटर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो केटायन एक्सचेंज से वाटर क्या होता है, एसिडिक, और केटायन के बाद जब एनायन एक्सचेंज होता है तो वाटर क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ये कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो आगे देखो, द exhausted cation and anion exchange resin beds are regenerated by treatment with dilute acid और alkali। तो ये cation और anion exchange का जो भी बनता है उससे हम एसिड और अल्कली से रिएक्शन करके अलग कर लेते हैं, ओके। तो एक चीज़ देखो यार
कि एनायन एक्सचेंज के लिए यूज होता है, एनायन एक्सचेंज के ये यूज होता है RnH3 प्लस OH माइनस। तो ये किस लिए यूज होता है यार, एनायन एक्सचेंज, और वो वाला कैटायन एक्सचेंज के लिए। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस में अलग अलग करके आए हैं। और अगर और क्या कितनी बार बताऊँ, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भग। तो अब स्टार्ट करते हैं यार, पेरोक्साइड। यहाँ तक समझ आया ना। तो यार ये सिर्फ हाईलाइट है, ओके। आगे देखो, तो अब यार स्टार्ट करते हैं यार, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ओके। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज्ड इन पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, ओके भैया। मतलब डोमेस्टिक कंट्रोल में यूज हो सकता है, पोल्यूशन कंट्रोल में यूज हो सकता है। बट डोमेस्टिक मतलब घर वाला कूड़ा कचरा, ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कि डोमेस्टिक वायलेंस में H2O2 डाल देंगे कुछ भी, ओके। प्रिपरेशन, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई फॉलोइंग मेथड्स। और मेथड कौन कौन से यार, पहला इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट, पहला एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवेपोरेशन। बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन करेंगे, बेरियम पेरोक्साइड का रिएक्शन करेंगे H2SO4 से, बनेगा BaSO4 और H2O2 और साथ में वाटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर बनेगा उसे हम इवापोरेट कर देंगे, बात खत्म यार। पहला मेथड हो गया, ओके। दूसरा, पहला मेथड। दूसरा दूसरा मेथड क्या है यार, दूसरा मेथड आ जाओ देख लो। peroxo obtained by electrolytic oxidation of acidified sulfate solution at high current intensity। हाई करंट इंटेंसिटी पे ये HSO4 माइनस से रिएक्ट जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, परऑक्सो डाइसल्फेट। यहाँ पे क्यों यार, देखो यहाँ पेरोक्साइड बॉन्ड है और तो हो गया परऑक्सो, और दो सल्फेट है, एक इधर एक इधर, तो ये क्या हो गया, परऑक्सो डाइसल्फेट, ठीक है। तो परऑक्सो डाइसल्फेट पे जब हाई करंट के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है यार, पेरोक्साइड। तो अब ये देखो यार, और ये जो मेथड है एक अलग चीज़, दिस मेथड इज नाउ यूज्ड फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ K2O2। क्या कहना चाहते हो भैया, क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेबोरेटरी क्या बोल रहा हूँ यार, हिंदी में सुनो, प्रयोगशाला निर्माण विधि, प्रयोगशाला में मतलब लैब में D2O2 कैसे बनाते हैं, तो परऑक्सो डाइसल्फेट वाले मेथड से बनाते हैं। तो K2H2O8 में D2O को रिएक्शन करा देते हैं तो यहाँ बन जाता है तुम्हारा D2O2। आ गया, ये और प्यारा कलर है यार, ये और प्यारा कलर है, ठीक है। और इंडस्ट्रियली कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाने के लिए ऑटो ऑक्सीडेशन का यूज होता है। ऑटो ऑक्सीडेशन किसका, 2 एल्किल एंथ्राक्विनॉल, 2 एल्किल एंथ्राक्विनॉल, ओके, ठीक है। तो अब देखो 2 एल्किल, अब यहाँ पे एल्किल की जगह पे क्या है, एथाइल है, तो हम सबको मतलब नहीं यार, 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल पे क्या हो गया, तो उस पर हमने O2 कंडीशन देख लो, O2 मतलब एयर, H2PO की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया तो यहाँ पे H2O2 बन गया और एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन गया। क्या, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। अब तुमसे पूछेगा ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है, ये मतलब क्वेश्चन देगा, पूछेगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एथाइल एंथ्राक्विनॉल। ये क्विनॉल था, वो हो जाएगा क्विनॉल, ओके। इन दिस केस 1% H2O2 इज फॉर्म्ड, 1% H2O2 बनता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर एंड कंसनट्रेटेड टू 30% बाई मास। तो यार इससे हम क्या नाम है, कंसनट्रेट कर लेते हैं 30% बाई मास तक। और मेथड कौन सा यूज होता है यार, डिस्टिलेशन। कौन सा मेथड, डिस्टिलेशन, ध्यान देना यहाँ पे, डिस्टिलेशन से करते हैं। आगे आगे क्या यार, अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन कब करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन भी कई टाइप के होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब देख लेना। तो ये क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो हाईलाइट कर दो, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ओके। आगे देखो, एक सेकंड, अपना प्यारा कलर। इट कैन बी फर्दर कंसनट्रेटेड टू 85% बाई केयरफुल डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर। मतलब 85 डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर हम कर सकते हैं, और वही लो रिड्यूस्ड सब है, तो 85% तक हम कंसनट्रेट कर सकते हैं। अब H2O2 की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। बोर तो नहीं हो रहा है ना, एक सेकेंड, पढ़ाई में कौन सा मनोरंजन आता है, बोर हो रहा हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन प्योर स्टेट H2O2 इज ऑलमोस्ट कलरलेस, ओके, या फिर पेल ब्लू लिक्विड, हल्का सा नीला, जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं, ठीक है।
इट्स इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दी है आगे टेबल में, तो कोई मतलब नहीं है, इसको हटाओ वाले को। तो H2O2 इज miscible with water in all properties and form a hydrate H2O2 dot H2O। ओ भाई साहब, तो H2O2 क्या बनाता है? H2O2 डॉट H2O बनाता है। बहुत भयानक क्वेश्चन बनेगा एस लॉग और इसको मिला के, तो यहाँ पे ये याद कर लो H2O2 डॉट H2O बनता है, ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। A 30% solution of H2O2 is marketed as 100 वॉल्यूम, और मतलब कि 30% H2O2 को 100 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को के साथ इसे मार्केट में बेचते हैं। इट मीन्स, अब ये 30% का क्या मतलब होता है? 30% का मतलब क्या होता है यार? इट मीन्स दैट 1 मिलीलीटर ऑफ 30% H2O2 solution give 100 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। वेरी इंपॉर्टेंट। 30% 100 वॉल्यूम, मतलब कि इसका अगर हम 30% का लेंगे, 30% H2O2 लेंगे, तो ये 100 ml ऑक्सीजन देगा, 100 ml ऑक्सीजन देगा। वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार बैक करना और रोक के यहाँ पे फिर से पढ़ना। तो कॉमर्शली मार्केटेड सैंपल इज 10 वॉल्यूम विच मीन डैट सैंपल कंटेन 3% ऑफ H2O2। यहाँ से अच्छे अच्छे PYQ आ चुके हैं, IIT में भी, टेस्ट में भी, जे में भी, कल को नीट में भी आएगा, तो फ्यूचर नीट। ओके, आगे एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सोड़ा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ओके, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो कैसे कर रहे हैं ये तुम्हें देख लेना है। ओके, मैं वही यार बार बार बोल दूंगा तो उसका मतलब नहीं है, वो न्यूमेरिकल थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसे एक बार तुम देख लो सवाल कैसे लगाया गया है, और फिर मैं जब सारे एग्जाम्पल एक शॉर्ट में कवर करूंगा तो हर चैप्टर की एग्जाम्पल करेंगे नीट से पहले। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना होता है यार, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो वेपर प्रेशर सब कुछ देख लेना यार। और एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं तुम्हें। होमवर्क क्या है यार? H2O2 के सारी प्रॉपर्टी को, H2O2 की ऑल प्रॉपर्टी को H2O से मैच करना है, H2O से मैच करना है, और कमेंट करना है कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मोर इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा है। तो ये आपको करके बताना। ओके, ठीक है। तो अब यार देखेंगे H2O2 का क्या स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज़ ए नॉन पोलर स्ट्रक्चर, और तो द मॉलिक्यूलर डायमेंशन इन द गैस फेज एंड सॉलिड फेज आर शोन बिलो। तो हमें दो पढ़ना है यार, एक गैस फेज में और एक सॉलिड फेज में। हम नेता बनते हैं यार, बहुत सारे सब कुछ याद करने लगते हैं, हमें कुछ नहीं याद करना है, दो ही चीज़ देखना है। ये नॉन पोलर होता है, ओपन बुक लाइक होता है, नॉन पोलर होता है साथ में ओपन बुक लाइक होता है। हमें एक ही एंगल याद करना है, डाइहेड्रल एंगल गैस फेज में कितना होता है यार? 115। तो डाइहेड्रल एंगल कौन सा वाला है? ये वाला यार, बुक वाला। एक सेकंड, इसको फिर से कर देता हूँ। डाइहेड्रल एंगल यार ये बुक के बाहर वाला, इसे बोलते हैं डाइहेड्रल, ओके। H2O2 स्ट्रक्चर इन सॉलिड फेज एट 110 केल्विन, डाइहेड्रल एंगल। तुम्हें सिर्फ डाइहेड्रल एंगल याद करना है। सॉलिड में डाइहेड्रल एंगल 90, ऐसे याद कर लो यार, शांति से याद कर लो। सॉलिड में 90, शांति से याद करना है। सॉलिड में डाइहेड्रल एंगल कितना? 90, मतलब शांति। ओके, और गैस में 111, गैस में कितने वर्ड यार? 3, तो कितना लिखना है? 111। ओके, तो ऐसे करके याद कर लो, मैंने ऐसे याद किया था, बाकी तुम अपना देख लो यार। तुम्हें अगर तुम्हारे पास अच्छी ट्रिक है तो अपना लगाओ यार, कमेंट भी कर दो, दोस्तों का फायदा हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इट एक्ट्स एज it can act as oxidizing as well as reducing agent in both acidic and alkaline media। मतलब क्या यार कि तुम्हारा ये जो H2O2 होता है ये एल्कलाइन में भी, और मतलब कि एल्कलाइन और एसिडिक दोनों मीडियम में
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर सकता है। तो ठीक है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, ऐसा ही होगा। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम, रिड्यूसिंग एक्शन इन बेसिक मीडियम। तो यार तुम्हें ये दोनों अलग रिएक्शन याद ध्यान देनी है और ये दोनों अलग रिएक्शन ध्यान देनी है। ओके, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि ये देखो रिडक्शन जब करता है H2O2 तो ऑक्सीजन का रिलीज होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का रिलीज होना ज़रूरी है। रिडक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन का रिलीज होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन का रिलीज होना ज़रूरी है। इसे तुम बस ट्रिक समझ लो कि रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज होता है, बाकी सारे रिएक्शन तुम एक बार देखने हैं। ओके, अब देखो यार स्टोरेज से क्वेश्चन आया है, स्टोरेज से भर भर के क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे, चाहे तुम नीट कह दो, चाहे जेई कह दो, चाहे IIT कह दो, इनऑर्गेनिक में तो सब सेम है यार। तो भर भर के क्वेश्चन आए हैं, आगे देखते हैं। H2O2 डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर और टू लाइट, मतलब H2O2 छुई मुई की तरह है। H2O2 एकदम शर्मीली लड़की है, शर्मीली सी है, थोड़ा भी लाइट पड़ती है डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ओके, और डिकम्पोज कैसे होती है? डिकम्पोज तुम्हारा होती है कि H2O2 पानी बन जाता है और साथ में ऑक्सीजन, हम तो अपना प्यारा कलर ले रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सरफेस और ट्रेस एल्कली, थोड़ा सा बेस या फिर मेटल सरफेस हो, द एबव रिएक्शन इज कैटालाइज। थोड़ा सा यार मेटल दे दो या थोड़ा सा लाइट दे दो, थोड़ी सी हवा दे दो यार, ये बहुत तेज होने लगती है। इसीलिए H2O2 को स्टोर कैसे करते हैं? स्टोर इन वैक्स लाइंड प्लास्टिक वेसल्स, मतलब प्लास्टिक की बॉटल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं तुम्हारा? प्लास्टिक की बॉटल में। प्लास्टिक की बॉटल में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक की बॉटल में रखते हैं और उसके बाहर बाहर मोम, मतलब वैक्स, मतलब मोम लगा होता है। और यूरिया कैन एक्ट एज स्टेबलाइजर, ये क्वेश्चन आ चुका है PYQ में, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे हैं, सारे PYQ में, नीट जेईई में सब में आ चुका है। तो इट इज़ केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, क्योंकि डस्ट भाई एकदम छुई मुई सी लड़की है बे, चाहे डस्ट हो जाए, चाहे लाइट हो जाए, चाहे मेटल सरफेस हो जाए। ये तो कह रही है मैं तो टूटूंगी, टूट जाता, टूट जा भाई, मेरे से क्या मतलब, कौन सा मेरी आइटम है। ओके, तुम्हारी भी नहीं है ना। H2O2 किसकी आइटम होती है बे? तो इट इज़ वाइड स्केल यूज एज लेट टू ट्रमेंडस इंक्रीज, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं। यूजेज क्या है यार, देख लेते हैं। देखो यार NCERT की रीडिंग बहुत ज़रूरी है, तुम एक दो बार देख लो, फिर तुम देख लो तुम्हें कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है। पहली बार शांति से देखो, मतलब सॉलिड में 90 की डायड्रल एंगल के साथ देखो, और उसके बाद दोबारा NCERT ओपन करके मार्क करते हुए देखो। ओके, इन डेली लाइफ इट इज़ यूज्ड एज हेयर ब्लीच। तो H2O2 का यूज कैसे होता है यार? हेयर ब्लीच की जैसे। ओके, एंड माइल्ड डिसइंफेक्टेंट। ओके भैया, एज एन एंटीसेप्टिक, और जो एंटीसेप्टिक नाम है वो कैसे है बिक रहा है मार्केट में? परहाइड्रॉल के में। मार्केट में कैसे बिक रहा है? परहाइड्रॉल के फॉर्म में। इट एक सेकेंड, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स लाइक सोडियम परबोरेट एंड परक्लोरेट। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आना, परबोरेट और परक्लोरेट के बनाने में यूज होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज़ यूज द सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन के बनाने में यूज होता है, कोई मतलब नहीं है। एक ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिफेलोस्पोरिन। तो टार्टरिक एसिड एंड सर्टेन फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल जो कि है सिफेलोस्पोरिन। तो ऐसा पूछा सकते हैं सिफेलोस्पोरिन किससे बना सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा H2O2, क्योंकि दवा है ये तो यार। इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रीज एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट इंडस्ट्री में, बाल के लिए भी, हेयर्स, काले सुनहरे बाल। आगे, नाउ डेज इट इज आल्सो इन इन्वायरमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री में भी यूज होता है यार। ओके, ग्रीन केमिस्ट्री में कैसे यार? पोल्यूशन दूर करता है। आगे देख, तो आगे क्या क्या बचा यार? D2 आ गया। ओके, बस अब एकदम थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी हिम्मत मत हारो, स्टार्ट करते हैं। हैवी वाटर या D2। पहली बात तो D2 की सारी रिएक्शन वैसे होगी जैसे कि H2O की होती है। तो अब पढ़ना क्या है देख लो यार। वैसे मैं तो कह रहा हूँ एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट कौन सी है देख लेते हैं। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। कैसे यूज होता है? मॉडरेटर की तरह। कहाँ पे? न्यूक्लियर रिएक्शन में। यही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, रीडिंग तो करनी है। ओके, पढ़ करते हैं।
इन एक्सचेंज रिएक्शन फॉर स्टडी, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है, उसका मतलब ये था। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एग्जॉस्टिव इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आर ए बाय प्रोडक्ट इन सम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कोई मतलब नहीं है, कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। एक लाइन मतलब यही पढ़ना था, मॉडरेटर की तरह यूज होता है, बाकी मैं सब मीटर डिलीट कर देता हूँ, वेट। ओके, आगे क्या है, आ गया डाई हाइड्रोजन एज फ्यूल यार। तो डाई हाइड्रोजन रिलीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ऑन कंबसन, कंबसन करने पे यार लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। द डाटा एनर्जी, मतलब डाटा से पता चलता है, जो अब आगे देखेंगे यहाँ पर टेबल में कि ये मैं ये भी बताऊंगा इस टेबल से क्या क्या पढ़ना है। तो अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आ सकते। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है, इस जगह से ही क्वेश्चन नहीं आना, आ सकता है तो कहाँ से, कि जो सिलेंडर होता है डाई हाइड्रोजन का वेट करने के लिए वो 30 टाइम मच हायर देन होता है कि सेम टैंकर में पेट्रोल लगती है तब। मतलब क्या कह रहे हैं यार, अ सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड डाई हाइड्रोजन वेस्ट 30 टाइम मोर एज पेट्रोल टैंक द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। पढ़ लो नया लाइन, मैंने तो बोल हाईलाइट किया। आगे देखो आगे देखो जो डाई हाइड्रोजन को रखने के टैंक होते हैं, तो डाई हाइड्रोजन को जो रखने के टैंक होते हैं वो नानी से बनते हैं, TiTiS2 से बनते हैं, MgMgS2 से बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। और हाइड्रोजन इकोनॉमी, मतलब यार ये वो मतलब पोल्यूशन वगैरह नहीं करता है, इससे अच्छे अच्छे लाइट वाइट बनाई जा सकती है, तो बस उस सेंस में यहाँ से कोई क्वेश्चन आना नहीं है। वैसे एक चीज़ देख लो इम्पोर्टेंट क्या है इस टेबल में, कि एनर्जी जो होती है, अगर हम पर ग्राम की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे रिलीज होगी, गैसियस हाइड्रोजन से, पर ग्राम में सिर्फ गैसियस हाइड्रोजन से। इसके बाद तुम कुछ भी ले लो यार, चाहे पर मोल ले लो, चाहे पर लीटर ले लो, ज़्यादा एनर्जी से किससे रिलीज होगी, ऑक्टेन से। बस यार इतना ही पढ़ना है, बाकी समरी क्या देखूं, क्या समरी तुम एक बार देख लेना, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी सारे क्वेश्चन कर लेना। बाकी जो जैसा है, अगर लेक्चर समझ में आता है यार तो बताओ, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताओ। तो आज तुम्हारा हाइड्रोजन मैंने कंप्लीट कर दिया यार, हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिया। कल तुम्हारा एस ब्लॉक का लेक्चर आ जाएगा, तो कल एस ब्लॉक ख़त्म करेंगे, फिर हम कूदेंगे तुरंत पी ब्लॉक पे, और हर दिन 2-2 ग्रुप पढ़ेंगे, हर दिन 2 से 3 ग्रुप, मतलब 3 से 4 घंटे का लेक्चर। ओके यार, तुम पूरी जान लगा दो, पूरी की पूरी जो इनऑर्गेनिक है, ब्लॉक वाली जो इनऑर्गेनिक है, देखो ब्लॉक वाली हाइड्रोजन में, मतलब केमिस्ट्री में एक चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चन हाइड्रोजन से, 1 से 2 क्वेश्चन पी ब्लॉक से, मतलब एस ब्लॉक से 1 से 2 क्वेश्चन, हाइड्रोजन से 1 से 2 क्वेश्चन, और तुम्हारा पी ब्लॉक से 6 से 8 क्वेश्चन। ओके, डी एंड एफ ब्लॉक से 2 से 3 क्वेश्चन। तो ऐसे कितना हो जाएगा, मान लो मिनिमम मान लेते हैं, यहाँ से तो लो 3 क्वेश्चन, 3, और यहाँ से मोटा मोटा 7, 10 और 10 2 12, मतलब 48 नंबर हम कवर कर लेंगे, 48 मार्क्स कवर कर लेंगे आप सिंपल से सिंपल रीडिंग करके इन 10 दिनों में। क्योंकि बात ये है ना यार, आखिरी में ब्लॉक जो होता है छूट जाता है। तो बस यार बता दो कैसा लगा, और ये रीडिंग क्या समझ में आ रही है, क्या इंप्रूव करना है तो मुझे बता दो। तो बस यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैरी ऑन, और अच्छे से पढ़ते रहो यार, बेस्ट ऑफ लक।